सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रविता भाटिया हिंदी डिपार्टमेंट से हूँ और मैं आज आप सबको एक हिंदी का निबंध बताने जा रही हूँ जो सांस्कृतिक निबंध कहलाता है। और ये निबंध मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद हमारे हिंदी साहित्य के जाने माने नाम जाने माने लेखक हैं। उनके बारे में आप सभी जानते ही होंगे क्योंकि हमें शुरू से ही कक्षा 2 से कक्षा 8 से कक्षा 10 से मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताया जाता रहा है। मुंशी प्रेमचंद ने इस निबंध में हमें ये बताया है कि हमें समाज में किस तरह का दृष्टिकोण रखना चाहिए। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि समाज में हम सभ्य कैसे कहलाएं। हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, दिखावा अधिक करते हैं, वास्तविकता कम होती है। जो लोग सीधे साधे होते हैं वे इतना दिखावा नहीं करते। और हमारे समाज में क्या माना जाता रहा है अब तक? यही समझा जाता रहा है कि जो लोग दिखावा करते हैं जो वही सभ्य होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं वही सभ्य होते हैं, जो बाहर से अच्छे दिखते हैं, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं वही सभ्य कहलाते हैं। तो हम ये समाज में बनी इस धारणा को प्रेमचंद के इस निबंध के द्वारा मैं आपके आगे स्पष्ट कर रही हूं कि हमें अपना दृष्टिकोण कैसा बना लेना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम अच्छे तो रहें लेकिन मन से रहें, तन से नहीं। बाहर से सूट बूट कोट पहनकर सिगार लगाकर सुलगाकर चलते रहना ये सभ्य लोगों का काम नहीं है। सभ्यता का संबंध देह से नहीं हृदय के अंतरतम से होता है। तो हमें समाज में ये धारणा बदल देनी है कि समाज में जो अमीर होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो ऊंचे पद पर होते हैं वही सम्मान पाने के काबिल हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसके लिए प्रेमचंद ने हमें इस निबंध में 2 चरित्र बताए हैं। 2 चरित्रों के माध्यम से, उनकी घटनाओं के माध्यम से पूरी कहानी को स्पष्ट किया गया है। पूरी तरह से एकदम सरलता पूर्वक स्पष्ट किया गया है। तो पहला कौन है हमारे यहाँ पर? पहले हैं राय रतन किशोर। राय रतन किशोर के बारे में उन्होंने थोड़ा सा परिचय दिया है। वो परिचय ये है कि राय रतन किशोर एक पढ़े लिखे, वो ये कहते हैं कि ईमानदार हैं, लेकिन बाद में लोगों के द्वारा कहा जाता है कि वो रिश्वत लेते हैं। लेकिन स्वयं प्रेमचंद अपने लेखन में ये नहीं कहते कि रिश्वत लेते हैं। लोगों के द्वारा कहा गया है। कई चीजें हम जो अपने मुंह से नहीं कहना चाहते, हम ये कहते हैं कि हमने ये सुना है, तो वो रिश्वत लेते हैं। ये बाद में हमें एक घटना के द्वारा पता चल जाएगा। बहुत बड़े ओहदे पर हैं। वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बहुत बड़ी सी तनख्वाह होती है, बहुत बड़ा सा वेतन होता है। लेकिन ये वेतन राय रतन किशोर को 1 महीना चलाने में पूरा नहीं पड़ता। अब ऊपरी आमदनी हमारे यहाँ पर अफसरों का एक और जिस पर कटाक्ष किया है प्रेमचंद ने, उसके बारे में बताया है कि ये ऊपरी आमदनी कैसे कमाते हैं राय रतन किशोर। वे ये बताते हैं कि वे हमेशा बाहर का दौरा करते हैं और यात्रा भत्ता के रूप में उन पैसों को भी लेते हैं जो उनकी मद में नहीं आते। यात्रा भत्ते के जितने पैसे होते हैं उससे अलग ऑफिस की दूसरी मद से निकालकर उन्हें यात्रा भत्ता दिया जाता है, यानी वे ऊपरी भत्ता कमाते हैं। ये तो हुआ राय साहब के बारे में। उनके यहाँ पर एक रात दिन का नौकर दमड़ी काम करता है। दमड़ी बहुत गरीब घर से है। उसके घर में 6 लोग हैं। थोड़ी सी 6 बिस्वे जमीन है उसके पास। वो जमीन खेती बाड़ी की जमीन है लेकिन वो पूरी नहीं पड़ती। उसके
6 लोगों के खर्च के लिए अगर उस पर खेती की जाए तो। अब यहां पर यह बताया गया है कि उसके पास 2 बैल भी हैं जिसके दाने चारे में उसकी आमदनी का चौथाई हिस्सा निकल जाता है। अब वो कहां से पैसा कमाए? राय साहब की तरह यात्रा भत्ता तो मिलता नहीं उसे। अगर सारे के सारे घर के 6 लोग बाहर निकलकर, घर से बाहर निकलकर, खेती बाड़ी छोड़कर, जमीन बेचकर, बैल बेचकर अगर दूसरों के यहां पर मजदूरी करने जाते हैं तो दिन भर में शाम को पैसा आ सकता है, लेकिन वे ऐसा नहीं करते क्योंकि वे चाहते हैं कि उनकी परंपरा, जो किसान परंपरा है, वो कायम रहे। अर्थात यहां पर पता चलता है कि दमड़ी अपने परंपरागत मूल्यों को बहुत सम्मान देता है। वो चाहता है कि उनके पूर्वजों के द्वारा चलाई गई किसान परंपरा कायम रहे, और चाहे उसे कितनी ही तकलीफें आए, चाहे उसे दिन की रोटी भी पूरी ना पड़े, वो ये परंपरा निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब हम देखते हैं कि राय साहब के यहां नौकरी क्यों करता है ये। तो वो 5 लोग, बाकी घर के 5 सदस्य खेतीबाड़ी में काम करते हैं, लेकिन दमड़ी राय रतन किशोर के यहां पर दिन रात के लिए नौकर बना हुआ है। एक दिन जब वो अपने घर रात को खाने पर जाता है, वो केवल एक बार रात को घर खाने पर जाता है, लेकिन फिर लौटकर वहीं कोठरी में आकर सो जाता है। एक बार प्रेमचंद ने देखा कि राय साहब से दमड़ी बहुत ही मिन्नतें कर रहा है, बहुत ही विनती कर रहा है कि मैं जो है वो कल घर चला गया था रात को और फिर लौटकर रात को नहीं आया और कोठरी में नहीं सोया। उसने दिन भर काम किया था, पूरा काम किया था। तो राय साहब जवाब देते हैं कि क्यों नहीं आया, घर पर रहा, 2 रुपए जुर्माना। 2 रुपए जुर्माना अगर काट दिया जाएगा तो उसको मेहनत का कुछ भी नहीं मिलेगा। महीने के अंत में क्या घर लेकर जाएगा, क्या खिलाएगा? जो पैसा वो कमाता है, एक गरीब के लिए 2 रुपए बहुत बड़ी चीज होते हैं, और अगर वो 2 रुपए नहीं मिले तो उसका घर का गुजारा कैसे चलेगा? यही सोचकर वो उदास हो जाता है। वो कहता है कि ऐसी गलती कभी नहीं होगी, बहुत माफी मांगता है, और वो कहता है कि रात को मेहमान आ गए थे इसीलिए वो घर पर रहा। राय साहब उत्तर में कहते हैं तो ठीक है, फिर मेहमानों से ही ले लो। इस तरह ईमानदारी का नतीजा ये निकला कि दमड़ी बिना पैसे लिए माफ कराने आया था अपनी गलती को, लेकिन यहां तो सजा ही गले पड़ गई, और इस तरह दमड़ी बड़ा मायूस होकर वहां से रोते हुए बाहर निकल गया। तो ये है, बाद में अमीरों के बारे में बताया जाता है कि उन्हें नरम दिल होना चाहिए था, उन्हें एक गरीब की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। राय साहब ने कठोर हृदय से, जब उसने घास की चोरी की है बैलों के खाने के लिए, तब भी राय साहब ने उसे कड़ी सजा सुनाई है, और एक खून का मामला जब राय साहब की अदालत में आया, 20,000 की रिश्वत लेकर उसे उसकी जमानत ले ली गई। यहां पर यह दिखाया जा रहा है कि हमारे समाज में यह परंपरा चल रही है, यह दृष्टिकोण चल रहा है कि जो लोग अपने हुनर से अपनी गलतियों को छुपा पाते हैं, बहुत सारी गलतियां करो लेकिन उस पर पर्दा डाल दो तो आपकी गलतियां छिप सकती हैं और आप समाज में वही सम्मान पाते रह सकते हैं। लेकिन बेचारे दमड़ी, गरीब दमड़ी की तरह आप अपनी गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। आप घास की चोरी के लिए रिश्वत नहीं दे सकते, तो आपको कठोर सजा होगी ही होगी।
तो यहाँ पर हम इस निबंध का समापन करते हैं और अगली बार में हम एक ऐसा ही निबंध लेकर आने वाले हैं। हम प्रेमचंद के बारे में प्रगतिवाद पढ़ने वाले हैं, जहां पर प्रेमचंद एक अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। धन्यवाद बच्चों।